When she started high school, she would wear a wardrobe that neither she nor anyone else would be able to match. जब मैं कॉलेज में जाऊंगी, हाई स्कूल का यहाँ पे मतलब होता है कॉलेज, ठीक है, जो वेस्ट में उसका जो समझो 18 ईयर्स के बाद शुरू होता है, 18 ईयर्स तक स्कूल होता है, उसके बाद फिर वो, तो वो कहती है कि क्योंकि वहां पे यूनिफॉर्म नहीं होती, तो मैं ऐसे कपड़े, इम्प्रेसिव कपड़े पहन के जाऊंगी, स्टाइलिश कपड़े पहन के जाऊंगी जब मैं हाई स्कूल जाऊंगी तो, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जब वो टाइम आया हाई स्कूल जाने का, तो उसे लगा कि उसके जो इंस्ट्रक्टर्स थे वो कहते थे कि नहीं, इसको तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है क्योंकि ये इतनी मेहनती है। तो उसने रियलाइज किया कि अगर मैंने पढ़ के भी उतना ही कमाना है, उतनी ही मेरे पास उतनी अर्निंग होनी है, जो मैं बगैर पढ़े अभी अपना टाइम बगैर पढ़ाई में जाया किए मैं मतलब पैसा कमाने में लगा दूं, तो वो बेहतर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो इसने क्या प्लान किया था कि मैं वार्डरोब बनाऊंगी हाई स्कूल के लिए। वार्डरोब वो हमारे यहाँ तो वार्डरोब का कॉन्सेप्ट सिर्फ कपड़ों का होता है ना, वार्डरोब असल में होती है जो हमारा अलमारी का कॉन्सेप्ट होता है, कबर्ड जिसे कहते हैं। वार्डरोब का मतलब होता है जो आपके कपड़े, उसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं, आप किस किस्म के कपड़े, आपका स्टाइलिश जो भी चीजें आपको, जैसे शूज और ये सारा कुछ, वार्डरोब उसको कहते हैं। अच्छा, बचाया उसने ये था कि मैं जब हाई स्कूल में जाऊंगी मेरे पास अच्छे खासे यानी स्टाइलिश कपड़े होंगे। और आयरॉनिकली क्या होता है कि वो वो कॉलेज ज्वाइन ही नहीं करती जहां पे उसको स्टाइल दिखाने का मौका मिले, इसलिए वो वार्डरोब बनाती ही नहीं है अपनी, मतलब अपने अपने कपड़ों पे भी वो पैसे नहीं खर्च करती। गॉट इट मोना? यस मैम। मैम पर यहाँ पे था कि वो कुछ अरसे के लिए गई थी, मतलब नहीं गई, लेकिन बाद में वो ऐसा हुआ था कि उसके पास इस तरह आ गया था कि वो फुल टाइम जॉब करे यहाँ पे सिर्फ कॉलेज जा सके, तो उसने फिर छोड़ दिया नहीं उसकी नहीं नहीं वजह नहीं नहीं से। नहीं नहीं, ये वाली ये चॉइस नहीं थी, उसके पास सेविंग्स थी। चॉइस नहीं थी कि वो मतलब फुल टाइम और वो वाली उसने जरूरत ही नहीं समझी पढ़ाई मजीद करने की, ठीक है। अच्छा, कॉलेज जहां पे अब वो फ्रेशमैन की तुम बात कर रही हो ना, ये है इसी पैराग्राफ में अ, इधर फ्रेशमैन ईयर होता है जैसे हमारा मैट्रिक और एफएससी का स्टेज होता है ना, तो स्कूल के एंड में ये जो आखिरी 2 साल होते हैं, जैसे समझो एफएससी पार्ट 1 फ्रेशमैन, उस वक्त वो गई थी यस कॉलेज मैम। वहाँ, कॉलेज वहाँ पे। सोमोफोर ईयर भी इसको कहते हैं मोस्टली। हाँ जी, हाँ जी, सोफोमोर। वो सेकंड ईयर होता है, ठीक है, वो सेकंड ईयर होता है, ये फर्स्ट ईयर समझो। उसने ज्वाइन किया जहाँ पे पता है अमेरिका में ये होता है कि आपको सब्जेक्ट्स की ओपन ऑप्शन दी जाती है। जैसे अगर आप म्यूजिक पढ़ना चाहते हैं और वैसे आप बायोलॉजी में एक्सेल करना चाहते हैं, तो आपको ये नहीं कि बायोलॉजी साइंस के ही सारे सब्जेक्ट्स रखने हों, आप इनके साथ आपके पास ऑप्शन है, आप बायोलॉजी भी रख लें। इवन ओए लेवल्स में ये ऑप्शन होता है कि आप 4 या 5 सब्जेक्ट्स अपनी मर्जी के रख सकते हैं, जिसमें उसके बाद आप एक्सपर्टीज लेकिन एक में लेते हैं, ठीक है। हमारी तरह नहीं होता कि जी प्री मेडिकल वाला जो है वो होम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकता, वहां पे ये ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। और ये पर्पस इसका ये होता है कि बच्चे ज्यादा फील्ड से, हमारे बच्चे क्या करते हैं, हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एकदम। जब ये बच्चे जो वेस्ट में यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, उनको आइडिया होता है कि उन्होंने क्या करना है आगे जाके। आप लोग जब फर्स्ट ईयर में आए थे, मेजॉरिटी तो आप में से चलो साइंस स्टूडेंट्स की है, जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स थे वो एकदम ना, वो मोटे मोटे वर्ड्स देख के ना सब्जेक्ट्स के नाम वो रखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अभी क्लासेस शुरू नहीं होती, हर कोई समझता है मैंने साइकोलॉजी जरूर पढ़नी है, साइकोलॉजी के 4 सेक्शंस भर जाते हैं। उसके बाद वो रियलाइज करते हैं सेंड अप्स जब होने वाले होते हैं, मतलब 3-4 महीने गुजार के, वो रियलाइज करते हैं कि ये तो मुझे पढ़ना ही नहीं था, ये तो मेरी फील्ड ही नहीं थी,
ठीक है। तो वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां पे प्रॉपर काउंसलिंग होती है कि आपने जिस फील्ड में जाना है, इस वजह से आपको पढ़ाई भी ज्यादा सब्जेक्ट्स जाते हैं। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन गर्ल्स? नो मैम, बस यही था। अच्छा, और किसी का बच्चे? कोई है भी सही कि नहीं क्लास में? नो मैम। अच्छा, क्वेश्चन नहीं है इसका मतलब है। यस मैम। यस चलो। मैम, हम तो अच्छा अच्छा, गर्ल्स मैंने आपके ना वो थोड़े साथ साथ पेपर्स भी मार्क करना शुरू किए मैं। जो आपके टेस्ट वाले थे ना, क्विज क्विज वाला, उनमें से आप लोगों ने काफी, हालांकि आपको दो स्टोरीज दी थी, एक स्टोरी दी थी, मेरे ख्याल में एक ही स्टोरी दी थी, द कास्क ऑफ अमाउंटियाडो। तो यस मैम, बस एक ही थी। एक ही थी ना? तो उसमें क्वेश्चंस को बच्चे समझा करें। क्वेश्चन का अब जिन्होंने सेटिंग वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मोना इंक्लूडिंग यू, कोई इतना इम्प्रेसिव आंसर नहीं है तुम्हारा। मतलब ये कि आप सेटिंग को रिलेट करें ना, सिंपलेस्ट क्वेश्चन आप लोगों का था, और आप लोग वो मेजॉरिटी ने सेटिंग वाला क्वेश्चन बहुत अजीब किया। अच्छा, देखो बेटा, उसका रीजन मैं बताती हूँ। आप में से एक होता है टाइम जिसमें लिखी जाती है स्टोरी। ठीक है। आप लोगों ने उसको कंफ्यूज कर लिया है रोमांटिसिज्म, अमेरिकन रोमांटिसिज्म और ट्रांसेंडेंटलिज्म से, और वो 17th और 18th सेंचुरी। मेजॉरिटी ने लिखा हुआ है 17th टू 18th सेंचुरी, उसका 17th एंड 18th सेंचुरी। देखो, जो कहानी का एक्शन है वो 17th 18th सेंचुरी का है, मतलब समझो इलिज़ाबेथन इरा का एंड हो रहा है, लेकिन कहानी 17th सेंचुरी में नहीं लिखी जा गई। ठीक है। कहानी आके 19th सेंचुरी में लिखी गई थी। ठीक है। आप अगर अपने आप ये नोट्स निकाल के देखें ना, तो उसमें पता चलेगा, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, सेटिंग आपने इसमें क्या था, आपको अभी मैंने खोला नहीं हुआ, लेकिन उसमें सेटिंग में आपको ये बताया गया था कि वो कैटाकोम्स हैं, और जो सोशल सेटिंग है वो ट्रांसेंडेंटलिज्म और रोमांटिसिज्म, और ये वो आपने सिर्फ इतना ही बताना था। और साथ ये कि एक्शन टुक प्लेस इन, इट इज एस्टिमेटेड। देखो, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है कि स्टोरी का एक्शन कहाँ पे, क्रिटिक्स एस्टिमेट करते हैं कि 17th और 18th सेंचुरी में ये लिखा गया। अच्छा, another important point is जो आपका थीम्स वाला क्वेश्चन था, जो जिस ग्रुप का मुझे नहीं अब याद, वो रेड ग्रुप था कि कौन से वाला, अलबत्ता वो जो था जिसमें थीम्स रिलेटेड टू डेथ, वो वाला क्वेश्चन भी जिन्होंने अटेम्प्ट किया, मेजॉरिटी ने अच्छा अटेम्प्ट किया। देखो बच्चे, आपने स्ट्रिक्टली अपने आंसर को कन्फाइन करना है जो आपसे डिमांड की गई है। आपने सारी थीम्स तो लिखी, वो ठीक है, लेकिन अच्छा, उसमें भी, सॉरी, मैं थीम्स की बात कर रही हूँ, सिंबल्स, सिंबल्स ऑफ डेथ, सिंबल्स ऑफ डेथ। तो वो जो सिंबल्स आपने बेशक सारे लिखे, लेकिन एक्सप्लेनेशन सिर्फ आपने दोज थिंग्स विच आर रेफरिंग टू डेथ, आपने उन्हीं को एलैबोरेट करना था। अब इसका ये बताने का मकसद ये है बेटा कि जब आप फाइनल एग्जाम में जा रहे होंगे, तो फिर बच्चे आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप लोग इन इन चीजों को बैठ के लिखें। ठीक है। तो जरा ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है अपने। देखो, क्वेश्चन को समझो, डिमांड क्या है क्वेश्चन की। मुझे शॉर्ट क्वेश्चंस में तो आप एक्स्ट्रा डिटेल लिख ही नहीं सकते, और अगर आप एक्स्ट्रा डिटेल, मतलब जैसे मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंट्रोडक्शन का बोला है, शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर आप इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देंगे तो आपकी असल बात रह जाएगी।
ठीक है। और लिटरेचर के पेपर्स लेंथी होते हैं बेटा, कहीं पे भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, लिटरेचर का पेपर सबसे लेंथी होता है। मेरे खुद भी, मैं मास्टर्स में थी, मेरा ड्रामा का पेपर था और तब मैंने रियलाइज किया कि हमारी मैम कहती थी कि हमेशा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड में किया करें। हमने ये करना होता था 25 के ना 4 क्वेश्चंस करने होते थे, जिसमें से रेफरेंस कंपलसरी होता था। मैंने स्टार्ट कर दिया रेफरेंस से। आप यकीन करें कि मैं हार्डली 2.5 क्वेश्चन 3 आवर्स में, 1.5 भी पता नहीं पूरा किया कि नहीं, लेकिन 2.25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके तो आई थी। मैं कर ही नहीं पाई कंप्लीट, जो मेरी जाहिर है चलो पासिंग मार्क्स तो आ गए, लेकिन फिर बंदे के ओवरऑल फिर मार्क्स कम हो जाते हैं ना। तो लिटरेचर का पेपर अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट करें कि जी छोटा होगा, और लिटरेचर का पेपर हर पेपर सेटर अपने तरीके से बनाता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखा करें ये इंशाल्लाह मैम क्लासेस। जी बेटा। मैम देखिए, हम बाकी सब्जेक्ट में ना मैम बिल्कुल सही जा रहे हैं ना मैम, उनके हमें मतलब पेपर का वो भी बता देते हैं मैम। इसका पेपर का ये है कि मैम हमें सब आता भी है, मैम हमें डिलीवर करने का आइडिया ही नहीं हो रहा। क्योंकि मैम अगर जिस उससे क्वेश्चन पूछा जाता है मैम, हमें उसका आंसर आ भी रहा होता है मैम, हम उसको इधर उधर से अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो मैम अगर आप ना कुछ ऐसे जो मैम अच्छे पेपर होंगे मैम, जब हमारी ना, क्योंकि हाँ मैम हमारा ऑनलाइन ज्यादा रहा है तो इसलिए मैम इसका हाँ एक्सपीरियंस इतना नहीं हो रहा। सिर्फ मैम इसी का पेपर कैसा है, तो मैम अगर आपको जो अच्छे पेपर लगे तो मैम अगर आप वो हमें फिर बता दें ताकि हाँ हम हाँ उसको एक वो दफा रीड कर। ठीक है। देखो, ठीक है, थैंक यू मैम। हमेशा अक्सर ये होता है कि जब जो पेपर आपने अटेम्प्ट करना होता है ना, लिटरेचर का पेपर, हमेशा उसमें आप जैसे आपको कहती हूँ सपोर्ट विद एग्जांपल्स, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स। आपके लिटरेचर में ना कोई चीज भी एब्सोल्यूट नहीं है। अगर आप लोग ये कहें ना कि ये पो जो है वो अच्छा स्टोरी राइटर नहीं है, ठीक है, हालांकि मुझे तो हम्म। पसंद आता है उसका स्टाइल ऑफ राइटिंग, लेकिन आपके पास फुल लिबर्टी होती है लिटरेचर में कि आप ये कह दें कि जी वो अच्छा स्टोरी राइटर नहीं है, लेकिन उस बात को सपोर्ट करो, उस बात को अब एग्जाम्पल्स दो। अब ये जैसे सेटिंग वाला था, उसमें तो कोई एग्जाम्पल्स थी ही नहीं, वो तो सीधा सीधा एक सिंपलेस्ट एक वो क्वेश्चन था, जो आपने इसी में से हम्म। या मेरे क्लास में जो हम बात करते हैं उससे उससे लिख देना था। अब उस एग्जाम्पल आप जब तक नहीं सपोर्ट रहे, अभी मैंने आपकी वो फेमिनिज्म वाली भी काफी मार्क हो गई है, उसमें से भी कुछ तो एग्जाम्पल सही लोग दे सके हैं, सही ढूंढ सके हैं, लेकिन कुछ वो भी सही एग्जाम्पल्स नहीं, वो तो असाइनमेंट थी, वो तो क्विज भी नहीं था। तो हमेशा बस ये ज़हन में रखो कि अगले जो आपका सेमेस्टर होगा ना, उसमें 4 कोर्सेज लिटरेचर के हैं। मैम फोर? जी, तो नॉवल, मैम बाकी नहीं होंगे? नहीं नहीं, एक लैंग्वेज का है और बाकी, नहीं सॉरी, तीन तीन लिटरेचर के हैं, मैं गलत कह रही हूँ, पोएट्री, ड्रामा एंड नॉवल। तो उसमें मैम ये तो आपने बहुत क्या, ज्यादा नहीं हो जाएंगे? तो बचे इसी तरह ही अब ये मैम मेरे इसी सेमेस्टर में वो पेपर शेयर करी मैम, इससे पहले नेक्स्ट सेमेस्टर में हमारी वो हो जाए। वही तो बात है ना अब। मैम ये हमारा पेपर पैटर्न भी बहुत लेंथी है, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस और वो जो शॉर्ट क्वेश्चंस भी है सारे, टाइम बहुत हमारे पास शॉर्ट होता है। ये मिड्स वाला फरीहा या दूसरा फाइनल? वाले मैम वो फिर 2 लॉन्ग थे ना, लेकिन फाइनल में तो 3 लॉन्ग होंगे। तो बच्चे यही तो आधा आधा घंटा हर आंसर के लिए रखे ना, सिंपल सी बात, आधा घंटा तो जरूर रखें एक लॉन्ग के लिए। और उसमें अगर आपने हम फाइनल में भी 2 लॉन्ग होंगे ना? सरिया कह रही है 3 होंगे। फाइनल में 3 होंगे, 3 होंगे मैम ये चॉइस होगी। मैम ये ना जरा ऑब्जेक्टिव होगा ना 15 मार्क्स का? ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव स्ट्रिक्टली मैं आपको जिस दिन से मीटिंग हुई है यही बता रही हूँ, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है, टोटली सब्जेक्टिव है। मैम ओके। लॉन्ग में चॉइस होगी।
लॉन्ग में चॉइस होती है। लेकिन अभी पता है आप लोग जरा फोर्थ सेमेस्टर से फिफ्थ सेमेस्टर से जरा कांटेक्ट करें ना, उनसे वो पेपर्स उन्हें कहें कि आपके साथ क्वेश्चन पेपर्स तो शेयर करें, ठीक है? अगर मैम कोई उन्होंने कर दिए हुए हैं हमारे साथ। ये फैजिया बोल रही, थर्ड सेमेस्टर ऑनलाइन था। हाँ जी, नहीं फोर्थ सेमेस्टर की बात कर रही हूँ। फॉर्मेट Okay. उन्होंने कहा है मैम वो सेम उन्होंने फॉलो कर कर। दिए हैं। अच्छा, उसमें कितने हैं? मैम उसमें 3 थे। 3 थे ना? हाँ, 3 ही लेकिन करने उनका होंगे। डिफरेंट है ना, पोइट्री का डिफरेंट होता है, ड्रामा और नॉवेल, मतलब उनका पेपर उस हिसाब से होता है। जी जी, तो आप भी उसी में जाने वाले? मैम ना डराएं। कोई बात नहीं, चलो वो तो स्टार्ट होगा तो देखेंगे, लेट्स सी। चलो अभी इधर तो आओ, ये वाली तो मत। एसएफएन तो खत्म करें। बिल्कुल। अच्छा जी, चलो जी। मेरे ख्याल में इसका मतलब है और कंफ्यूजन नहीं है स्टोरी से रिलेटेड, लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, द रिचर द पुअरर, इट्स जी जी, मुझे समझ नहीं आई। बेटा कौन बोल रहा है? मुझे पता नहीं चल रहा। अच्छा, लिख के मुझे भेज दो। मैं आप लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हार्लम रेनेसा और डॉरथी वेस्ट को भी हमने कर दिया है। डेट ऑफ पब्लिकेशन और एरा इज 1995, विच इज, अगर आप इसको टेक्निकली देखें तो ये आपकी पोस्ट पोस्ट मॉडर्न और रियलिस्टिक एज, एज ऑफ रियलिज्म है, ठीक है? अच्छा जी, प्लॉट टाइप इज लीनियर। आपको इसमें प्रॉपर एक वो मिलती है, मतलब प्रॉपर डिवीजन मिलती है, सारे एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट मिलते हैं। अच्छा जी, फोर शेडोइंग उसके विशेस के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। फोर शेडोइंग का एलिमेंट अगर आए जो उसके विशेस थे, हाउएवर her wishes did not come true, इसलिए मैंने फोर शेडोइंग में एक चीज भी में से नहीं डाली, क्योंकि अगर तो इम्प्लीमेंट हो गया होता, मतलब अगर रियलाइज हो जाते उसके ड्रीम्स लॉटी के, तो फिर चलो फोर शेडोइंग कहला सकते हैं। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं पीना। अच्छा, और कई दफा बल्कि स्टोरी जो आपको फर्स्ट रीडिंग में ऐसे लगता है जैसे कोई बैठा ना अपनी पुरानी बातें याद कर रहा है, ठीक है? या जो राइटर ही है उसके सामने ये इस वजह से ये मैंने टर्म ऐड किया, अ लॉन्ग फ्लैशबैक, ठीक है? और ये हो भी, ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, डू यू थिंक दैट द स्टोरी द रिचर द पुअरर इज अ लॉन्ग फ्लैशबैक? इसमें आप फिर क्या बताएंगे? देखो, ओवर द इयर्स से पता चलता है कि जैसे जो पूरी जिंदगी को समराइज कर दिया गया। ये जो फर्स्ट वर्ड ही है, ओवर द इयर्स लॉटी हैड अर्ज्ड बेस्ट टू प्रिपेयर फॉर हर ओल्ड एज, ठीक है? ये फर्स्ट पैराग्राफ में अगर आप देखो, इसमें ओवर द इयर्स ट्वाइस यूज हुआ है। और सेकेंड लाइन में नाउ दे वर पास्ट 60, मतलब ये कि आप 60 वो क्रॉस कर चुके हैं, और उसके बाद वो जैसे याद करिए लॉटी के उसकी लाइफ कैसे गुजरी और बेस की लाइफ कैसे गुजरी, ठीक है? और फिर आप उसमें कंपैरिजन डाल देंगे, बेस लिव्ड हर लाइफ लाइक दैट, लॉटी स्पेंट हर लाइफ लाइक दैट, तो इस तरह करके आपका फ्लैशबैक वाला आंसर हो सकता है, ठीक है? अच्छा, एक्सपोजिशन अगर आप देखें तो ये स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट 4 लाइंस जो ओवर द इयर्स लॉटी हैड अर्ज्ड बेस, यहाँ से लेके इन अ बैटर्ड सूटकेस, ये आपकी एक्सपोजिशन है, वेयर वी कम टू नो दैट बोथ ऑफ देम हैव क्रॉस्ड देयर एज ऑफ रिटायरमेंट। और अब जो बेस है वो अपनी सारी वर्ल्डली जो आइटम्स हैं, उसकी पोजेशंस हैं, उनको लेके इधर आ रही है, एक सूटकेस में बंद करके आ रही है, ठीक है? ये अच्छा, देन
comes the conflict or rising action. उन्होंने पहले इधर आपको पहले ही पैराग्राफ में बता दिया है that they wanted Lottie always wanted her future to be secure, whereas Bess was a happy go lucky sort, और उसने कोई वो कहीं से भी सीरियसनेस नहीं थी अपनी लाइफ को लेके, ठीक है। अच्छा, यहाँ से शुरू होके लॉटी हैड हेटेड बीइंग अ चाइल्ड, यहाँ से लेके आप अगर पेज 122 पे आए, it's almost the start of the page. ये जो है, her way of life was mean and miserly, but she did not know it. She thought she lived frugally in her middle years so that she could live in comfort and ease when she most needed peace of mind. तो ये यहाँ तक आपकी एक्सपोजिशन चल रही है, where you are being told, यानी कॉन्फ्लिक्ट में बेसिकली दोनों का कंपैरिजन है, ठीक है। राइजिंग एक्शन में दोनों का कैरेक्टर्स का कंपैरिजन है। अगेन गर्ल्स, इसको हम एक बिल्डंग्स रोमन भी समझ सकते हैं कि इन दोनों की जो ग्रोथ फ्रॉम चाइल्डहुड टू मतलब बियॉन्ड 60 वो भी बताई जा रही है। तो आप इसको दोनों ये सब जॉनरा रियलिस्ट फिक्शन तो है ही है, लेकिन बिल्डंग्स रोमन भी कंसिडर कर सकते। Then on page 122 we find that when Lottie was at the peak of her career, she at once she is compelled to quit. हालांकि वो प्लान करी थी कि मैं अपनी जॉब और कंटिन्यू, जी हाँ जी, नहीं मैं लॉटी की बात कर रही हूँ, नाम रॉकी की नहीं कर रही। वो कह रहा है रॉकी तो पॉ पेट्रोल में होता है। अच्छा चलो, सो और उसका बॉस का जो बेटा है, ही कंपेल्स हर टू रिटायर। अब ये रिटायरमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इज हर रिटायरमेंट इंपॉर्टेंट? बिकॉज जो जिनका इतना एक्सपीरियंस होता है ना, उनके लिए कंपनीज को सैलरी भी ज्यादा देनी पड़ती है, तो वो जान के फिर ऐसे रिप्लेस कर लेते हैं जब आपके अंदर उतनी एनर्जीज भी नहीं होती कि आप अच्छे तरीके से मतलब अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सके। तो कंपनीज इसलिए चाहती हैं कि आप क्विट ही कर जाएं तो बेहतर, ठीक है। Then following action starts from she made several attempts to find other employment, यहाँ से लेके and it continues till here page 123. ये वाला एक डायलॉग है, now it's too near the end to try. ये जो बेस के डायलॉग से पहले वाला, ठीक है। So where we find how she is dealing with her post 60 years age, ठीक है। मतलब 60 years को क्रॉस करने के बाद वाली एज को वो कैसे स्पेंड करी है। आपको पता है उसको वो जॉब ढूंढ रही है और जॉब भी नहीं है, फिर अपना घर डेकोरेट करती है सारा कुछ, बट सेटिस्फैक्शन उसको मिलती है। लेकिन वो सेटिस्फैक्शन उसकी परमानेंट सेटिस्फैक्शन इसलिए नहीं होती बिकॉज शी डज दैट ओनली विद द इंटेंशन टू मेक बेस जेलस, ठीक है। सिर्फ इंटेंशन ये है, वो खुद को खुश सेटिस्फाई करने के लिए वो नहीं अपने घर डेकोरेट करती, वो सिर्फ अपने वो जो बेस को जलाना चाहती है, ठीक है। अच्छा, देन कम्स द ये एंड तक आपको रेजोल्यूशन है where we find that Bess tells her no, it's never too late. You even if you do not have much time, at least ठीक है, years नहीं है तुम्हारे पास तो days को enjoy करो, कुछ तो अपने अंदर positive change लाओ, and that changes this person Lottie, और वो फिर there is we have an indication that she is excited for her rest of her life, वो enjoy करना चाहती है। सब genre is realist fiction, इसमें आप बेशक ऐड कर लें बिल्डंग्स रोमन। सेटिंग इज 1930s, हार्लम रेनेसां। नाउ गर्ल्स, ये सेटिंग जो है ना 1930s की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज द होल ऑफ द वर्ल्ड,
the whole of the world during the 1930s was going through recession. Recession कहते हैं, I'm writing the word here, एक मिनट इधर notes में मैं इस वाली जगह पे लिख देती हूँ. आय अल्लाह, RECE, दिस इज द, ये रिसेशन के स्पेलिंग्स हैं. 1930s में रिसेशन चल रही थी. रिसेशन क्या होता है, कोई बताएगा? किसी ने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो. रिसेशन किसे कहते हैं बच्चे? रिसेस नहीं है ये. रिसेशन एक्चुअली कहते हैं कि जब फाइनेंशियली दुनिया क्राइसिस से गुजरी होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस, जहाँ पे जॉब्स नहीं होती लोगों के पास, जहाँ पे उनके पास पैसा कमाने का मौका नहीं होता, ठीक है, और जो चीज़ें होती हैं वो इंसान के बियॉन्ड रीच हो जाती हैं, वो मतलब किसी तरीके से भी चीज़ें, इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात, उसकी बेसिक जो ये नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है वो भी पूरी नहीं होती, ठीक है. हार्लम रेनेसा, आपने सेटिंग में ये भी लिखना 1930s का की रिसेशन का, और हार्लम रेनेसा का भी लिखना है. वो जो ब्लैक्स जो हमने परसों डिस्कस किया था कि ब्लैक्स ने अपनी आइडेंटिटी के लिए अपने आर्ट का रिवाइवल किया था. अच्छा, so characters here are Lottie Bess and हार्लम थोड़ा सा दोबारा बता दे. हार्लम रेनेसा. फरिया लिख लो बेशक, या फिर मैं लिख तुम्हें रहे ना, हैं. अच्छा रुको, मैं कोई प्रॉपर आय हाय, फोन किधर गया ये या मैं इधर ही करती हूँ. तो इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लो. हार्लम एक्चुअली वो जगह थी जहाँ पे इनको ब्लैक्स के लिए उन्हें सेपरेट कर दिया गया था वाइट फोक से. वो सेपरेट कर दिया गया था, जैसे स्लम्स एरिया होते हैं, ठीक है. तो ये अच्छा जी, एक मिनट. मैम इनकी आइडेंटिटी के लिए या प्राउडनेस के लिए कि ये हमसे अलग रहे तो अच्छा है, या इनकी आइडेंटिटी के लिए कि ये इस तरह सही है ना, वो लगे? इनको सेपरेट करने के लिए, जैसे वो गेटोज में नहीं जूस को कर दिया था. ओके मैम. मैम वो आइडेंटिटी हुई ना फिर? आइडेंटिटी भी कह सकते हैं आप, मार्जिनलाइजेशन बेहतर वर्ड होगा. आइडेंटिटी ओके मैम. तो हाँ, मार्जिनलाइज करने के लिए, ठीक है. अच्छा जी, ये मैं स्क्रीन बेटे शिफ्ट कर रही हूँ जरा. एक मिनट. इतना कुछ खुला हुआ है मैं इस पे. अच्छा बच्चे, क्लास का भी टाइम हो गया. ये मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ हार्लम रेनेसा की डेफिनेशन का, ठीक है. ये
मैम फिर क्लास लीव कर दी? जी जी लीव कर दें ना बच्चे, कर दें। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। आपकी नेक्स्ट क्लास फ्री है वैसे?